हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी तक हम लोगों ने जो टेंस में सीखा वो अगर आप समझ चुके हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके लिए एकदम सिंपल होने वाला है। और इसे आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो दोस्तों, टेंस में हम लोग ये टेंस का दूसरा फॉर्म है प्रेजेंट का, और इसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हम लोग देखें कि टेंस क्या है, वो एक्शन के टाइम को बताता है। यानी टेंस को अगर हम लोग देखेंगे तो वो एक्शन और टाइम के कॉम्बिनेशन को हम लोग टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो दोस्तों, एक्शन, सबसे पहले एक्शन गोइंग ऑन at the time of speaking, या कहें दोस्तों हैपनिंग नाउ। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। कोई भी एक्शन हो, यहाँ पर द एन लगा सकते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, जो कि चल रहा हो। गोइंग ऑन मीन्स चलना, ठीक है, उस टाइम में होना। और कब वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब आप बात कर रहे हैं उस टाइम जब कोई एक्शन किया जाता हो या कुछ भी हैपनिंग हो रहा हो। कब? नाउ। नाउ मीन्स अभी, या कोई एक्शन अभी हो रहा हो, उस तरह के प्रोसेस को दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग किस तरह के एक्शन को दिखाएंगे? तो हम लोग दिखाएंगे दोस्तों एट द मोमेंट, यानी कि नाउ, अभी, या स्पीकिंग, बोलने के टाइम में, उस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी एक्शन दिखाया जाएगा या होगा उसे हम लोग इस टेंस को यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना समझ गए। अब आइए इसे हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि टेंस जो है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। हर टेंस के फॉर्म को हम लोग पढ़ेंगे टाइमलाइन से कोरिलेट करके और वर्ब फॉर्म से कोरिलेट करके, तो हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हम लोग देखें कि टाइमलाइन क्या होता है। फिर से देख लेते हैं टाइमलाइन। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि टाइमलाइन जो है 3 होता है। जैसे कि पहला, इस मोमेंट को, इस जो आप यहाँ पर है, सपोज कि आप यहाँ पर खड़े हैं, इस मोमेंट को बोलेंगे दोस्तों नाउ, यानी अभी, या कहिए कि प्रेजेंट टाइम। और दोस्तों, प्रेजेंट टाइम क्या हुआ? एक मोमेंट हुआ, जिसे हिंदी में बोलते हैं एक क्षण, एक पल। तो ये दोस्तों एक मोमेंट हुआ जिसे हम लोग बोलेंगे इस रिफरेंस पॉइंट को, जहां पर आप अपने आप को रख रहे हैं या अपने आप को व्यतीत कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं, उसको नाउ कहिए, या कहिए दोस्तों एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो भी मोमेंट आ रहा हो उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट टाइम। ठीक है दोस्तों, टाइम को हम लोग बांट रहे हैं, कितने भागों में बांटा जाता है, और जो आप व्यतीत कर चुके, जिसे एक्सपीरियंस्ड कर चुके, आप जिंदगी जी चुके, अगर आपकी बात की जाए, मेरी बात की जाए, तो वो हमारा पास्ट टाइम हुआ दोस्तों, पास्ट टाइम।
और ये कहाँ से कहाँ तक, अगर सपोज कीजिए जब हम लोग या कोई भी जिसका टाइम लाइन बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर पैदा हुआ, उसके बाद ये प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट धीरे धीरे बिताते बिताते आप लोग या कोई भी जब आप यहाँ पहुँच गए तो इस कंडीशन में तो प्रेजेंट रहा, लेकिन उसके पहले जो भी ड्यूरेशन आप व्यतीत कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं दोस्तों, वो हमारे लिए हो जाता है पास्ट टाइम। और चूंकि ये एक मोमेंट नहीं होता है, ये एक ड्यूरेशन होता है, एक पीरियड होता है, इसीलिए इसमें एक ड्यूरेशन आ जाता है दोस्तों, ड्यूरेशन, मोमेंट नहीं। ठीक है। तीसरा दोस्तों, जिसे आप उम्मीद करते हैं या एक्सपेक्टेशन करते हैं या इमेजिन करते हैं, वो दोस्तों हम लोगों का हो जाता है फ्यूचर टाइम। और ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए दोस्त एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद, इमेजिनरी, काल्पनिक है ये दोस्तों। ये जब भी आएगा ये बाद की बात है, क्या होगा, तो ये भी एक ड्यूरेशन मानते हैं कि इतना दिन, ये जो आप प्लान बनाते हैं वो फ्यूचर के लिए, वो दोस्तों। और इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दिखाने के लिए हम लोग उस मोमेंट को दिखाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग उस मोमेंट को दिखाते हैं। और दोस्तों इसीलिए ये क्या हुआ, टेम्पोररी एक्शन, टेम्पोररी एक्शन, यानी कि ये एक्शन उस टाइम में हो रहा है। ये हो सकता है शुरू पास्ट में हुआ हो और प्रेजेंट में जब आप देख रहे हैं उस टाइम में ये एक्शन हो रहा हो सकता है कि ये फ्यूचर में भी वो एक्शन हो। कहने का मतलब ये है कि ये एक्शन पास्ट से शुरू हुआ, कोई भी शुरू होगा और प्रेजेंट में आप देख रहे हैं, और वो हो सकता है कि बाद में भी हो, लेकिन पास्ट और फ्यूचर से इस टेंस को कोई मतलब नहीं है। इस टेंस को ये मतलब है कि उस मोमेंट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों इसीलिए ये टेम्पोररी एक्शन है। पास्ट से अगर यहाँ से कोई एक्शन शुरू हुआ पास्ट से और यहाँ तक चला और इस मोमेंट में आपने देखा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको बताएंगे, दिखाएंगे। और दोस्तों हो सकता है कि ये आगे भी जारी रहे, उससे मतलब नहीं है। और अगर सभी को दिखाना है तो उसके लिए नेक्स्ट टेंस है, उसे भी हम लोग जब हम लोग ड्यूरेशन दिखाएंगे तो उसके लिए अगले टेंस को यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप ये समझे कि ऑनगोइंग प्रोसेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या हैपनिंग नाउ, जो अभी होगा, जो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टाइम में, और वो एक मोमेंट होगा और उसे हम लोग टेम्पोररी एक्शन भी कहेंगे दोस्तों। और उस टाइम में जो एक्शन होगा उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से दिखाएंगे। ये समझ गए? अब आइए दोस्तों एक इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चूंकि सभी में टेंस में हम लोग सबका पहले स्ट्रक्चर ही देखेंगे, उसके बाद समझेंगे उसके आगे। अगर आप देखें सबसे पहले क्या होता है, इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जनरल स्ट्रक्चर, सेंटेंस लिखे या सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली सब्जेक्ट आता है दोस्तों, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इतना जनरल माना जाता है, अदर वर्ड्स रहे कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है दोस्तों। ये जनरल स्ट्रक्चर है, इसे दिमाग में रख लें।
उसके बाद इसी के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी तक जो दोस्तों हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया बेहतर तरीके से, अगर आप उसी के सभी वीडियोज को देख लेते हैं तो न टेंस में आपको प्रॉब्लम होने वाला है और न इस पार्टिकुलर टेंस में। तो दोस्तों उसे ज़रूर देखें और उसी के हेल्प से अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड से बढ़ेंगे। तो पहला दोस्तों, और यहाँ पर कि ये जनरल स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों हम लोग ये जान रहे हैं कि सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में हम लोग देखें कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें सबसे पहला हम लोग देखे थे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों स्ट्रक्चर को देखने के लिए असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे कि इसमें दो होता था, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा इसके बाद देखेंगे। दोस्तों पहले इसको देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा, और इसे ही असर्टिव सेंटेंस को ही स्टेटमेंट बोलते हैं। उसमें दो टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके बाद सभी स्ट्रक्चर्स हमारे लिए एकदम सिंपल इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो हम बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद दोस्तों वर्ब। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके साथ एक मेन वर्ब होगा दोस्तों। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो या अदर वर्ड्स हो, वो उससे बाद की बात। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ आया ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हुआ, और ये इससे अभी हम लोगों का क्लियर नहीं हुआ है स्ट्रक्चर, और इसे और खोलते हैं तो हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी। जैसे कि अगर इसको लिखना चाहें तो पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के जगह पे आएगा इज या एम या आर, या दोस्तों प्लस मेन वर्ब के जगह पे आएगा V4, जिसे हम लोग बोलते हैं V1 प्लस ING प्लस दोस्तों ऑब्जेक्ट रहे ना रहे, अदर वर्ड्स रहे, वो अलग बात है। अब ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट और वर्ब के जगह पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रहेगा, जिसमें से यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और एक साथ में कोई एक ही आएगा दोस्तों, चाहे तो इज आएगा, चाहे एम आएगा, चाहे आर आएगा। उसे हम लोग अभी देख लेंगे कि किसके साथ कौन आता है। और ये V4 फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, मेन वर्ब, और दोस्तों इसको ही हम बोलते हैं V1 प्लस ING, और इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये इसका सिलेक्शन 3 कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं दोस्तों, या तो इज होगा या एम होगा या आर होगा, और ये सब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा कि कहाँ पर इज होगा, कहाँ पर एम होगा और कहाँ पर आर होगा दोस्तों। इसे हम लोग अभी देखेंगे, तब हम लोग इसके असर्टिव सेंटेंस के निगेटिव फॉर्म को देखेंगे दोस्तों। और V4 प्लस ING हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि 2, या तो टाइमलाइन और वर्ब फॉर्म। ये पहले हम लोग इसको देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि भी जो आप जानते हैं पहले से वर्ब फॉर्म, यहाँ पर इसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ब फॉर्म ये दोस्तों आप जानते हैं कि 5 होता है। V1
V2, V3, V4, V5 और इसमें जो यूज होता है V4। और दोस्तों कोई भी चीज, कोई भी ग्राफ, कोई भी टेबल किसी न किसी रेफरेंस में लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों रेफरेंस हम लोगों का बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म से ही हम लोगों ने आगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा कि V5 यूज किया जाता है और उसे कैसे बनाया जाता है, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर V1 प्लस ing को ही V4 बोला जाता है दोस्तों। और इसे ये सिंपल है V5 से, और ये एक ही है कि ing लगाना है। कुछ पॉइंट्स इसमें है दोस्तों जिसे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे क्लास में, और इससे ये V5 कैसे बनाया जाता है हम लोग दूसरे क्लास में देख लेंगे। इस तरह से दोस्तों कि वर्ब फॉर्म आप जानते हैं 5 होता है, जिसमें से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है V4, जिसे हम लोग V1 प्लस ing जोड़ के बनाते हैं, तो उसे हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक V4 फ्रॉम V1। तो इसे यहाँ पर इतना ही दोस्तों। अब आइए जो हम लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इज एम आर के बारे में, उसे हम लोग अगर बेहतर तरीके से समझ लिए दोस्तों तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इज एम आर कहाँ पर यूज किया जाता है। तो और एक चीज़ और देख लेते हैं कि इज एम आर दोस्तों मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज किया जा रहा है। तो उसके डिफरेंस को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि अगर दोस्तों ये अकेले आता है वर्ब के रूप में और वहाँ पर कोई एक्शन नहीं पॉसिबल है, और वो ही उसके स्टेट यानी कि अवस्था को बताता है, या तो वो नाउन उसके बाद आएगा, या दोस्तों प्रोनाउन भी आ सकता है, या एडजेक्टिव आता है और उसके स्टेट अवस्था को बताता है। तो वहाँ पर ये चूंकि अकेले आता है इसीलिए यही बॉस होता है और ये मेन वर्ब का काम करता है दोस्तों, इसीलिए ये स्टेट बताने के लिए आता है और इसे स्टेटिव वर्ब बोला जाता है। और दूसरा एक और नाम है, चूंकि इधर के सब्जेक्ट को ये इधर ऑब्जेक्ट से लिंक करता है इसीलिए इसे लिंकिंग वर्ब भी बोला जाता है। तो ये याद रखें दोस्तों कि ये स्टेटिव वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है अगर वो अकेले वर्ब के रूप में आता है, लेकिन जब ये मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब भी इसके साथ आता हो और वो कोई एक्शन दिखाता हो दोस्तों, तो ये इसके मेन वर्ब के होने के वजह से जो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है इज एम आर, वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। क्योंकि जब बॉस आ जाता है दूसरा तो ये उसका हेल्प असिस्टेंट बन जाता है और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है दोस्तों। ये आप समझ लें कि अगर अकेले आता है तो वो खुद मेन वर्ब होता है और वो स्टेट बताता है तो स्टेटिव वर्ब हुआ या लिंकिंग वर्ब कहलाता है। और अगर किसी मेन वर्ब एक्शन वर्ब के पहले या साथ में आता है तो वहाँ पर वो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हो जाता है और वहाँ पर वो टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है, उस एक्शन के टाइम को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाता है और इसे ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहिए या ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, यहाँ पर इसका भी 2 नाम है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। अब यहाँ पर है कि किसके साथ इज आएगा और किसके साथ एम आएगा, वो हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ इज यूज होगा और किसके साथ आर यूज होगा और किसके साथ एम यूज होगा। तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन देखा, तो आज हम लोग सिंपल तरीके से उसे शॉर्ट में देख लेंगे कि दोस्तों किसके साथ आता है। तो पहला जो है दोस्तों कि
आई अगर सब्जेक्ट रहे, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। आई मीन्स मैं, जो बोलते हैं। आई के साथ दोस्तों एम यूज होगा प्रेजेंट में, इसके साथ जो भी रहे वो होगा दोस्तों। और दूसरा पॉइंट कि ई आर किसके साथ होगा, तो आर दोस्तों अगर हमारे पास वी है, यू है या दे है, या दोस्तों हम पहले बोले हैं कि टू नेम्स हो, टू और मोर देन टू नेम्स, इस तरह से अगर कुछ भी आता हो, यानी कि वी ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, जिसके हम लोग बोलते हैं यू या तुम, आप या तुम लोग, आप लोग, दे, वे लोग, ये सब पहले कर चुके हैं दोस्तों, इसीलिए इसे जल्दी से हम लोग देख लेते। या नाउन हो, दो हो या दो से ज़्यादा हो। आप जानते हैं कि नाउन भी दो टाइप के होते हैं, एक को काउंटेबल नाउन बोलते हैं, एक को अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से दोस्तों, तो उसमें अगर एक की बात की जाती है तो उसे सिंगुलर नंबर बोला जाता है, ऐसे थर्ड पर्सन में रखा जाता है। और अगर एक यानी कि दो या दो से ज़्यादा की बात की जाती हो तो उसे प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, नेम्स, ये क्या हुआ, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इस तरह से दोस्तों ये प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आता है तो वहाँ पर हम लोग आर का यूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी हो दोस्तों वो अलग बात है। अब तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं कि दोस्तों अगर ये ही आए, ही मीन्स वह मेल के लिए, सी मीन्स वह फीमेल के लिए, इट निर्जीव के लिए दोस्तों, अगर ये तीनों में से कोई आता हो या सिंगल नेम यानी कि सिंगुलर नाउन दोस्तों, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर तीन हो या कोई एक नाम हो, या दोस्तों इसके साथ एक और है जो कि पहले हम लोगों ने नहीं देखा, वो अनकाउंटेबल नाउन, जिसे कि काउंट किया नहीं जाता है, उसे भी सिंगुलर माना जाता है दोस्तों। तो इस तरह से कितने हुए, ही रहे या शी रहे या इट रहे, या सिंगल नाम किसी का हो दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसे काउंट किया जाता हो, या अनकाउंटेबल नाउन जिसे काउंट नहीं किया जाता हो, उसे हमेशा सिंगुलर माना जाता है, एक माना जाता है। जैसे वाटर हो, गोल्ड हो, इस तरह से बहुत से हैं, वो नाउन में हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ समझ लें कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम लोग इज का यूज करते हैं। इस तरह से आप 3 पॉइंट्स को याद रखें कि आई के साथ, आई मीन्स मैं, उसके साथ एम का यूज किया जाता है। वी, यू, दे, टू या मोर देन टू नेम्स के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ दोस्तों आर का यूज किया जाता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट दोस्तों ही, शी, इट, जिसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलते हैं, या कोई नाउन हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक नाम हो, उसके साथ दोस्तों, या अनकाउंटेबल नाउन हो जिसे कि सिंगुलर ही माना जाता है, जिसे कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके साथ भी हम लोग इज का यूज करते हैं। इस तरह से दोस्तों जो हम लोग देखें कि हेल्पिंग वर्ब में एम कहाँ आएगा, इज कहाँ आएगा और आर कहाँ आएगा, तो इसे हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस के निगेटिव फॉर्म को। निगेटिव फॉर्म अगर इतना आप समझ गए तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। निगेटिव
सेंटेंस। और इसे अगर इतना आप समझ गए हैं तो इसे हम लोग आसानी से समझ लेंगे। पॉजिटिव में क्या देखें, सब्जेक्ट होगा प्लस या तो इज आएगा या तो एम आएगा या आर आएगा दोस्तों। उसके साथ हम लोग देखें कि V4 यानी V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और निगेटिव हम लोग पहले से जानते हैं कि निगेटिव बनाने के लिए और टेंस में दोस्तों निगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज किया जाता है। और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं कि नोट को लगाने के लिए कोई ना कोई हमको हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों तो उससे के साथ हम लोग नोट को तुरंत यूज कर लेंगे और सिंपल तरीके से जहां भी हेल्पिंग वर्ब देखें हम लोग वहां पर नोट को लगा दे दोस्तों। और ये सिंपल है। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लिए तो आप निगेटिव स्ट्रक्चर को भी समझ लेंगे दोस्तों। और आज बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम इसका एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।